हेलो डियर स्टूडेंट। तो क्लास 12 सोल्यूशन आपका जो चैप्टर है उसमें लेक्चर नंबर 9 तक हो गया था और उसमें हम लोग सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आपका। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, हमको लिक्विड सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो लिक्विड सोल्यूशन होता क्या है? लिक्विड सोल्यूशन आपका वो होता है जिसमें आपका सॉल्वेंट, ठीक है, जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। और आपका सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है? सॉल्यूट आपका तीनों हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इसमें से पहला वाला यानी आपके सॉल्यूशन इसमें जो तीन टाइप हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड 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 सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? गैस लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें से ये वाला पोर्शन आपका पिछले वीडियो तक कवर हो चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ आपका? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ आपका? कि इसमें जो सॉल्यूट होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका? लिक्विड होगा। और जो सॉल्वेंट होगा वो भी क्या होगा? लिक्विड होगा। ठीक है, जो सॉल्वेंट होगा वो भी क्या होगा? लिक्विड होगा। ठीक है, तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? एक आपका क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, क्या है आपका? स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? लिक्विड की कुछ क्या होते हैं? आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, लिक्विड की क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टी वो होती है? तो कोई भी अगर आपका क्या है स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड है तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो यहाँ पर प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसमें आगे हमको किसके बारे में पढ़ना है? वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर किससे रिलेटेड होता है? आपका लिक्विड से। ठीक है, किससे रिलेटेड होता है? आपका लिक्विड से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर आपका किससे रिलेटेड है? लिक्विड से। यानी आगे वाले टर्म में हमको अच्छे से क्या समझना है? वेपर प्रेशर। और अगर आप वेपर प्रेशर समझ गए, ठीक है, तो अगर वेपर प्रेशर अगर आप समझ गए तो यानी आपका क्या हो जाएगा? आने वाले टॉपिक्स बहुत ही ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो। और सॉल्यूट आपका सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकता है। फिर इसके बाद आपका क्या है? सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन आपका हो चुका है, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, गैस लिक्विड सोल्यूशन बाकी है। और इस पर्टिकुलर हम लोग वीडियो में किस में इंटर करने जा रहे हैं? लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में। इसका मतलब क्या होता है? सॉल्यूट भी क्या होगा? लिक्विड। और सॉल्वेंट भी क्या होगा? लिक्विड। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पर। तो एग्जांपल आपका मैंने टाइप्स ऑफ ऑल्दो आपका सोल्यूशन बना रखा है तो उसमें मैंने दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्कोहल इन वाटर। तो अल्कोहल इन वाटर ये क्या हो जाएगा? अल्कोहल क्या होता है आपका? लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड और वाटर भी क्या होता है आपका? लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? आपका अल्कोहल इन वाटर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आपका लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या पढ़ना है? वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर समझने से पहले आपको कुछ और टर्म्स क्या होगा? समझने चाहिए। ठीक है, तो वेपर प्रेशर तो आपका क्या है? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग तो है ही, लेकिन वेपर प्रेशर से पहुंचने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए? ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसमें से आपका क्या है? इवापोरेशन। इवापोरेशन, ठीक है, ऑल्दो आपको पता होगा इवापोरेशन क्या होता है। और दूसरा आपका होता है कंडेंसेशन। ठीक है, ये दो टर्म आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन सिंपल सा आपका क्या एक प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड, ठीक है, जिसमें कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? आपका वेपर में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में। ठीक है, या फिर आप वेपर में। लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? आपका वेपर में। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या है? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है आपका? इसमें आपका वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? आपका लिक्विड में। यानी ये दोनों प्रोसेस क्या है? एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस है। ठीक है, तो यानी आपको इवापोरेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू इन वेपर स्टेट। एंड कंडेंसेशन क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच अ वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वेपर प्रेशर में कैसे एंट्री करेगा ये दोनों टर्म, तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन आपका क्या होगा? हर एक टेम्परेचर पर होगा। मतलब इवापोरेशन की जो प्रोसेस है, वेपोराइजेशन की जो प्रोसेस है वो हर टेम्परेचर पर क्या होती है? आपकी पॉसिबल होती है। सपोज दैट आपने क्या रखा है? एक कप में आपने वाटर ले रखा है और वो वाटर आप क्या करते हो? थोड़े समय के लिए छोड़ दो तो क्या होगा? आपको जब उसको आप 1 या 2 दिन बाद देखोगे तो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर कम कैसे हो गया? तो उसमें से कुछ अमाउंट आपका क्या हो गया? वेपर के फॉर्म में एनवायरनमेंट में चला गया। ठीक है, तो इवापोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? आपकी हर एक टेम्परेचर पर पॉसिबल है। ठीक है, याद रखिएगा, इवापोरेशन अकर्स एट एवरी टेम्परेचर। तो
तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक मैं आपका वेसल लेता हूँ, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, एक लिक्विड फिल है, ठीक है, एक आपका लिक्विड फिल है। अब ये यहाँ पर पहले आप वेपर प्रेशर को समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, आगे आने वाले टर्म में क्या हो जाएगा समझ जाएंगे। इसमें क्या है, आपकी कोई एक लिक्विड फिल है, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्लोज क्यों होना चाहिए, ठीक है, तभी वेपर प्रेशर तक आप पहुँच पाओगे। मतलब ये क्या है आपका कि मीन्स आपने क्या ले रखा है, एक आपने कंटेनर में लिक्विड ले रखा है, उसे कैसे कर रखा है, क्लोज कर रखा है, यानी क्लोज्ड है वो, ठीक है। क्लोज अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वेपर फॉर्म होगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा, ठीक है, और वेपर प्रेशर जैसा कोई टर्म नहीं आएगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि आपका जो वेसल होना चाहिए कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड वेसल लेने चाहिए आप लोग, ठीक है। कैसे लेने चाहिए, क्लोज्ड वेसल। तो ये आपके पास क्या है, एक कंटेनर में लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस है। तो आपको पता है लिक्विड में आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज हैं वो आपके सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, इनके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर आपके क्या होगा, कुछ सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ आपके क्या होंगे, बल्क पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू बल्क के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मतलब सरफेस पे जितने भी आपके क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी वो ऊपर है, ठीक है। और जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, वो क्या होंगे, आपके बल्क में होंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि सरफेस पर जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो अपने सरफेस को छोड़ देते हैं, ठीक है, अपने सरफेस को छोड़कर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी ये क्या हुआ, अपना सरफेस छोड़ा, किस में चला गया, वेपर स्टेट में। इसने अपना सरफेस छोड़ा, किस में चला गया, वेपर स्टेट में। और इनकी जगह नेक्स्ट हाईली काइनेटिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल ले लेता है और ये प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यू होती रहती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जो कन्वर्जन हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे, इवापोरेशन, ठीक है। क्या बोलोगे, इवापोरेशन बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, इवापोरेशन। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप क्या रखोगे, वेपर प्रेशर आप यहाँ पे समझने जा रहे हो, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या रखोगे, यानी ये प्रोसेस क्या रखोगे, आप कांस्टेंट रखोगे, टेम्परेचर को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि अगर टेम्परेचर अगर आप वेरी कराते हो तो यहाँ पर वेपर प्रेशर पर भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पर सोचो कि अगर आप इसको बॉयल करना स्टार्ट कर दो, यानी टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, यानी नंबर ऑफ वेपर्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा फॉर्म होने लगेंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाओ, आपने क्लोज्ड वेसल ले रखा है, उसमें आपका क्या है, लिक्विड सब्सटेंस है। लिक्विड सब्सटेंस क्या होगा कि सॉरी, इसमें जितने भी आपके क्या होंगे, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो अपना सरफेस छोड़कर कहाँ पर जाएंगे, आपके मींस वेपर फेज में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब ये आपका क्या है, क्लोज्ड है, तो ये आपके वेपर जो है वो इन्वायरमेंट में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है तो डिफरेंट आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, डिफरेंट वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ क्या होगा, इनका कोलिजन होगा, या फिर आपका क्या होगा, ये जो वेसल का वॉल है, ठीक है, ये जो वेसल का वॉल है उसके साथ क्या होगा, आपका कोलिजन होगा। तो जब कोलिजन होगा तो यानी आप इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो आफ्टर कोलिजन एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे। आफ्टर कोलिजन इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और काइनेटिक एनर्जी जब कम होगी तो जब ये क्या होगा, आपके लिक्विड सरफेस के साथ क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, यानी वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके लिक्विड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, कंडेंसेशन, ठीक है, क्या बोलोगे, कंडेंसेशन। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या होना चाहिए, इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों आना चाहिए, तभी हम वेपर प्रेशर डिफाइन कर पाएंगे। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपने क्या ले रखा है, एक क्लोज्ड वेसल ले रखा है। क्लोज्ड वेसल में जो आपके क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सरफेस पे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, सरफेस को छोड़ेंगे, वेपर फेज में जाएंगे, वेपर फेज में उनका क्या होगा, आपस में कोलिजन होगा। फिर आपस में कोलिजन के बाद उनका काइनेटिक एनर्जी कम होगा और लिक्विड सरफेस के साथ वो क्या होंगे, जब कंबाइन करेंगे तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अब यहाँ पर आपका क्या होता है, एक स्टेज आती है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि वो स्टेज क्या होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा आपका, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, टेम्परेचर मस्ट बी
कांस्टेंट। अब यहाँ पर गौर करिएगा, जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन स्टार्टिंग में, इन स्टार्टिंग वो क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके पास क्या है कि वेपर फेज़ में आपके मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है, तो यहाँ से लिक्विड से वेपर फेज़ में आपका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जब आपके वेपर फेज़ में मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका, कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। कोलिजन स्टार्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो आपका क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट होंगे, आपके लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यानी आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा आपका, ये आपके कंडेंसेशन होने लगेगा, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होने लगेगा आपका, इंक्रीज़ होने लगेगा धीरे धीरे। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होने लगेगा, इंक्रीज़ होने लगेगा, और रेट ऑफ आपका क्या होने लगेगा, इवापोरेशन डिक्रीज़ होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं और अपोजिट प्रोसेसेस हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस को आप क्या बोलते हो कि आपका कभी ना कभी ऐसा होगा कि रेट ऑफ इवापोरेशन किसके बराबर हो जाएगा आपका, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ठीक है, और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब भी आपका क्या होगा, दो अपोजिट रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तब उस समय आपका क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एट डेफिनेट टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब आप उसको क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब है आपका, कि जितने आपके लिक्विड से लिक्विड मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एट द। ठीक है, तो जब आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुकी है। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने का क्या मतलब है कि लिक्विड से आपके जितने वेपर फेज में मॉलिक्यूल जा रहे हैं, उतने ही वेपर फेज से आपके लिक्विड फेज में आ रहे हैं। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या समझोगे आप, कि यहाँ पर थोड़ा सा इस फिगर को मैं मिटाता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि अब जो यहाँ पर जो मैं फिगर बनाने वाला हूँ वो क्या बताता है आपका, कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुका है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो चुका है, आपकी अकर कर चुकी है एट डेफिनेट टेम्परेचर। एट डेफिनेट टेम्परेचर आपका क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। तो अब यहाँ पे गौर करना, ऊपर क्या है आपके पास, वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें क्या है आपके, लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल्स हैं, और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुकी है। यानी अब क्या हो रहा है, जितना आपका लिक्विड से वेपर बन रहा है, उतना ही वेपर से लिक्विड बन जा रहा है। ठीक है, तो नो मोर वेपर फॉर्मेशन, नो मोर लिक्विड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस वेपर का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड हो जाएगा, उस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। या अब ये क्या होगा आपका, तो वेपर की टेंडेंसी क्या होती है, वो ऑल डायरेक्शन में क्या एग्जर्ट करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो ये लिक्विड सरफेस के ऊपर भी क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यहाँ से आपका वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है, वो तो आपका टर्म में लिखूंगा, यहाँ पे समझो। तो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम का मतलब कब, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो एट इक्विलिब्रियम द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस exert a pressure on the liquid surface, that pressure is called vapor pressure। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो लिक्विड सरफेस के ऊपर जितने भी वेपर होंगे, वो वेपर क्या करेंगे, एक प्रेशर को एग्जर्ट कर रहे होंगे लिक्विड सरफेस पे, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, वेपर प्रेशर का क्या हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो गया, गौर कीजिएगा यहाँ पर, इट इज़ द प्रेशर, it is the pressure exerted by, it is the pressure exerted by vapors on the liquid surface, on the liquid surface at equilibrium and at constant temperature, and at constant टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम रीच कर जानी चाहिए। तो जो आपका क्या होगा, वेपर होंगे, ठीक है, जो वेपर आपके प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर, वो आपके क्या हो जाएंगे, वही प्रेशर आपका क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। तो इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फटाफट इसको मैं रिवाइज करता हूँ एक शॉर्ट टर्म में। तो पहले क्या होगा आपका, इवापोरेशन प्रोसेस होगी, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा आपका,
किस में कन्वर्ट होगा आपका, वेपर में। तो रेट ऑफ इवापोरेशन स्टार्टिंग में क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो आपका किस में कन्वर्ट होगा, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से वेपर में, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, वेपर से लिक्विड में। तो इसको आप क्या बोलोगे, कंडेंसेशन। इसको आप क्या बोलोगे, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो अपोजिट प्रोसेसेस आ गई, यानी आपका क्या होना चाहिए इसके बाद, रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन किसके बराबर होना चाहिए, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच कर गया है। और ये ध्यान रखिएगा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इक्विलिब्रियम रीच कर गया है तो आपका क्या होगा, जो वेपर फॉर्म होंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर, ठीक है, जो वेपर फॉर्म होंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर, वो आपका क्या होगा, लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे और वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस लिक्विड पर। उसी प्रेशर को आप क्या बोलते हो, वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का क्या होगा, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो लिक्विड सरफेस के ऊपर जितने भी वेपर होंगे इक्विलिब्रियम में, वो क्या करेंगे, उस लिक्विड सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्टेड करेंगे। उसी प्रेशर को क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या होगा कि ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, ठीक है, या फिर अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, पहला क्या होता है आपका, टेम्परेचर, ठीक है। आपको पता है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा आपका रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा, यानी वेपर का फॉर्मेशन उतना ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वेपर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वेपर क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। फॉर्मेशन ऑफ वेपर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और फॉर्मेशन ऑफ वेपर अगर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी आप क्या कह सकते हो कि टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। गौर कीजिएगा, जिनका भी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, अगर मान लो सपोज दैट आपने 3 लिक्विड ले रखे, लिक्विड ए, लिक्विड बी और लिक्विड सी, ठीक है, लिक्विड सी। आपने क्या कर रखा है, तीनों को सेम टेम्परेचर पर ले रखा है, तीनों का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो इनमें से वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर तो तीनों आपने सेम ले लिया लेकिन लिक्विड अलग अलग हैं। तो फिर डिफाइन करता है आपका क्या, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल्स पास होंगे तो वो वेपर फेज में आसानी से नहीं जाएंगे। वेपर फेज में आसानी से नहीं जाएंगे यानी वेपर कम क्रिएट होगा। वेपर कम क्रिएट होगा तो वेपर फेज आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, उसका आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका ऐसे लिक्विड जिनका इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये आपके दो फैक्टर है, टेम्परेचर एंड इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जो आपको क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किसी लिक्विड का ज़्यादा है तो उसका क्या हो जाएगा, आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ग्राफ समझना है, एक ग्राफ से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक ग्राफ समझिएगा। यहाँ पर आपका क्या है, दो लिक्विड है, ठीक है, दो लिक्विड है। इधर है आपका टेम्परेचर इन केल्विन और इधर है आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। इधर आपका क्या है, वेपर प्रेशर। ये आपका कोई लिक्विड ए है, ठीक है, ये लिक्विड कोई आपका बी है और ये एक लिक्विड सी है, ठीक है। ये तीन अलग अलग लिक्विड्स के क्या है, ग्राफ हैं, लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड सी। तो यहाँ से आपको अगर बताना होगा कि इसमें से आपका, गौर कीजिएगा, इसमें से आपका इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किसमें ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर गौर करोगे कि आपका ध्यान देना होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। सपोज दैट ये टेम्परेचर आपने ले लिया और यहाँ से आप क्या करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। तो इस टेम्परेचर पर सी का वेपर प्रेशर ये वाली वैल्यू है, बी का वेपर प्रेशर ये वाली वैल्यू है और ए का वेपर प्रेशर ये वाली वैल्यू है, ठीक है। इस एक्सिस पर आपका वेपर प्रेशर है तो इसको आपने क्या बोल दिया, वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए। इसको क्या बोल दिया, वेपर प्रेशर ऑफ बी और इसको क्या बोल दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सी। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर आपने क्या देखा
ए का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा, फिर बी का, फिर सी का। तो जिसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, उसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। यानी सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किसका हो जाएगा, सी का, फिर आपका बी का, फिर आपका ए का, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास क्या होता है, कोई क्वेश्चन आता है कि अगर आपको 3 ग्राफ दिए हुए हैं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का, तो जिसका आपका क्या होगा, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ पर ए का सबसे ज़्यादा है तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, सबसे कम हो गया, ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो यहाँ पर सपोज दैट अगर मान लो ए की जगह पर आपका क्या होता है, एसीटोन होता, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, CH2O होता। तो आपसे पूछता कि एसीटोन और H2O में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किसका ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ से वेपर प्रेशर कंपेयर कर लो, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है, आपका एसीटोन के उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ज़्यादा है तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाकी आपका ये क्या था, इस पूरे वीडियो में मेरा पूरा फोकस था आपको क्या समझाना, वेपर प्रेशर समझाना। अगर ये वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया तो आगे आने वाले टॉपिक भी क्या होंगे, आपके बहुत ही क्लियर होंगे, ठीक है। थैंक यू।